इसके ऊपर से एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैंने इससे पहले कहीं ये बताया नहीं है। अच्छा। मैं 21 साल का था, एक इंश्योरेंस चेकअप के लिए गया था। अच्छा। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि हार्ट के अंदर नॉर्मली 3 वाल्व होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है। और मैं हूँ बाइकस्पिड बाय बर्थ, यानी कि सिर्फ 2 ही वाल्व हैं और उसमें से एक वाल्व में कुछ होल्स हैं। अच्छा। अच्छा। तो मुझे डॉक्टर्स ने तब बता दिया था कि मुझे क्या नहीं खाना है, वज़न नहीं उठाना है, दौड़ना नहीं है, बहुत सारे लिमिटेशंस दे दिए थे। और यहाँ तक कुछ डॉक्टर्स ने कह दिया कि मेरी ज़िंदगी 40 साल तक ही रहेगी। तो आप 21 साल के हैं, जब आप सुन रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी 40 साल तक रहेगी, तो आपने सपने देखना शुरू किया है, तो इट कुड बी अ बिट डिप्रेसिंग फॉर मी एट दैट टाइम। बट मैंने अपने आप से एक ही सवाल किया कि ओके चलो जो है वो है, आई एम गिफ्टेड इन मैनी वेज, तो ये भी एक मेरी गिफ्ट है, कैसे मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और इसको ध्यान में रखते हुए 21 से 24 की मेरी वो उम्र थी जब मैंने हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेज़ के पास जाना शुरू किया, अपने वहाँ एक जिम बनाया, एंड दैट्स हाउ माई हेल्थ जर्नी स्टार्टेड। अमेजिंग। मैं जब आया था, मैं आपके वहाँ पे भी आया था, मैंने ऑफिस में भी देखा, ऑफिस में भी वहाँ पे जिम बना हुआ और आप लोगों ने एक रिचुअल जैसा बना के रखे जहाँ पे सब शाम, आई थिंक शाम में सब जाके वहाँ पे जिम ये सब हमेशा करता है। आप कहीं बाहर भी जाते हो तो मैंने सुना है कि आप हमेशा जिम को एक रखते हो, देखते हो कि वहाँ जिम है कि नहीं है, देन ओनली यू बुक यस। द होटल्स एंड एवरीथिंग। सो दैट मेक्स सेंस। कमिंग बैक टू योर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा और बात करना चाहिए। जब आपको डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो पहले कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो निराश हो जाएगा। वो टाइम पे आपका रिएक्शन क्या था? क्या डिसाइड किया कि अब से मतलब क्या करोगे? व्हाट वाज़ कई सारे लोग, क्योंकि मुझे लगता है जो कोई देख भी रहे होंगे, कोई रिलेटिव भी उनका होगा, जो डायग्नोस कर दिया, किसी को डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, उनको डिफाइन कर दिया गया है और वो बहुत निराश हो जाता है और कई बार वो लाइफ में फिर उसके बाद कुछ करने का उनका मन ही नहीं करता। उससे हट के आपने इतनी सारी चीज़ें करी, तो वो कैसे करी? इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भई आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब एक्चुअली डॉक्टर्स ये कहना चाहते हैं कि हमारे नॉलेज के मुताबिक आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो पहले तो वहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है और हार मानकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो बताया है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बता रहे हैं और कभी-कभी डॉक्टर्स को ज़्यादा सीरियस होके भी बताना पड़ता है, क्योंकि वरना इंसान सीरियस नहीं होता। ट्रू। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर उनका काम सही है। बट अब अपना काम ये है कि वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट? ये होना था, हो गया। मैं आगे क्या कर सकता हूँ? जब मेरे पास रिद्धिमा और नकुल आए थे दिल्ली से, ओके। रिद्धिमा को डॉक्टर्स ने बोला था सिर्फ 60 दिन है आपके पास, अच्छा। वो कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मैं आपका क्लास अटेंड कर लूँगी, आपके जो मेडिटेशन से सीख लूँगी, क्या उससे मैं ठीक हो जाऊँगी? मैंने कहा नहीं। तो बोले मैं क्यों क्लास अटेंड करूँ? मैंने कहा आपको तो भरोसा है कि आप 60 दिन जीने वाले हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कल सुबह मैं उठने वाला हूँ कि नहीं। और जब उनको ये समझ मिली तो मैंने कहा कि देखो ये 60 दिनों में अगर आपको 100 साल की ज़िंदगी जीनी है तो आपको ये क्लास अटेंड करना चाहिए। और वो आए, वहाँ पर उन्होंने जी जान लगाकर 3 दिन कूदे, नाचे, जो भी मेडिटेशंस में करवा रहा था, जो वो सीख रहे थे, उनको बड़ा मज़ा आ गया। वो ये सोचना बंद कर दिया कि मेरे पास 60 दिन है, वो ये सोचना शुरू करे कि मुझे अगर इसी में पूरी ज़िंदगी जीनी है तो मैं कैसे जीने वाली हूँ। और नतीजा ये आया कि आज इस बात को 2.5 साल हो चुका है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन एंड लिविंग इन अमेजिंग लाइफ। और वो सेम हीलिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन सब दुनिया को सिखा रहे हैं, बिकॉज शी फील्स वो एक बोनस लाइफ जी रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। आपने ये स्टोरी बताई तो मुझे एक वो हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक का ना एक स्टोरी याद आ गई। उसके अंदर भी एक पेशेंट थे जिनको लाइक पेट में बहुत सारे अल्सर्स हो गए थे और वो हमेशा बेड रिडन थे। नर्सेस की ज़रूरत पड़ती थी सब पस निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए, और डॉक्टर्स ने बोली था आप जी नहीं पाओगे। तो उन्होंने भी यही चीज़ किया कि यार वैसे भी मरने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला एक शिप, उनको हमेशा से सपना था कि मैं ना वर्ल्ड टूर करूँ, क्रूज़ में जाके ये सारी चीज़ें करें। तो उन्होंने बाकायदा हर चीज़ है ना प्रिपेयर, अपनी अपनी मैयत होती है ना, मतलब बॉक्स होता है ना, कॉफिन, वो भी लेके गए थे वो क्या बात है। वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाके वो पूरी ज़िंदगी एकदम दिल खोल के जिए। मतलब नहीं करना चाहिए था बट ये सब भी किया, जैसे सिगार पिए, उधर तूफान आ रहा है उसके अंदर नाच रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, उन्होंने पूरा वो ट्रिप कंप्लीट किया और वो हेल्दी होके वापस आ गए। तो जहाँ वाह। पे जब वो गए थे नर्स की ये सब के बदौलत, वहाँ पे अकेले उन्होंने अपने आप को ठीक करना चालू किया और वो ठीक होके वापस आ गए। ब्यूटिफुल। तो ये भी मतलब स्टोरी वहीं कहीं ना कहीं वो सेम मुझे लग रही है कि कई बार प्रॉब्लम्स है ना, हम कई बार जितनी होती है बट उससे ज़्यादा हम क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, बिल्कुल सही है। वरीज है ना। और आपने ये जो कहा तो इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल लेवल पर जब आप हील होने लगते हैं ना, तो बॉडी के लेवल पर भी हीलिंग पॉसिबल है। हम्म। अब जैसे ये जो क्रूज पे गए, हम्म। उन्होंने लाइफ को एंजॉय किया, अपने इमोशंस को पीक पे एंजॉय किया। हम्म। एंड एग्जैक्टली वैसा एक्सपीरियंस मेरे साथ होता है कि जब मैं लोगों को एवरेस्ट लेकर गया हूँ ना, हम्म। तो नए पेन आ जाते हैं बट पुराने चले जाते हैं। अच्छा। जो बंदा बैक प्रॉब्लम लेकर आया था उसको वो नहीं हुआ, कुछ और हाँ हो चलने की वजह से कुछ नया हो गया। या फिर कभी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिसको
डिप्रेशन था, डर लग रहा था हाइट का, इसका उसका, और उस इंसान को मैं लेकर गया वो बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग में। अब कैसे भी करके समझा बुझा के कोई NLP टेक्निक यूज़ करके मैंने उसको करवा तो दिया, लेकिन जब वहाँ से वापस आता है ना, तब वो एक अलग ही माइंडसेट में जीने लगता है। वो वापस आके बोलता है सर अब ना डिप्रेशन है, मैं दवाइयाँ छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बट दैट्स बिकॉज कि जब वो इमोशनली चार्ज हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें भी हील होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें ना स्टेम में मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ ना, अलग अलग बुक्स पढ़ के, आप जैसे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलके ना, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ लेसन्स सब कहीं ना कहीं इसका कोर, मुझे लग रहा है सबका कोर इमोशंस ही है। मतलब इमोशंस एक टाइम अगर हम सही कर ले अपने, तो सारी चीज़ें फिर फिजिकल मैनिफेस्ट, हर चीज़ सही होने लग जाएगी। जैसे मैनिफेस्टेशन में भी हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट इमोशन, इट टॉक्स अबाउट स्टेट, एक अच्छा अल्ट्रा स्टेट में रहना, जैसे आपने भी बताया, वो स्टेट में फिर पॉसिबिलिटीज़ खुलने लग जाती है। तो आप इस चीज़ से एग्री करोगे, इमोशंस प्लेज अ रियली क्रूशियल रोल। 80% बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक हैं, ओके। यानी कि स्ट्रेस की बदौलत है, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है, जेलसी, नफरत, बदले की भावना, या फिर अंदर जो पेन इकट्ठा हो गया ना कि उसने मेरे को बोल दिया और मैं जवाब नहीं दे पाया, वो जो पेन बॉडी इकट्ठा हो रहा है, वो सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से अंदर बीमारियों का रूप ले रहे हैं। और एक साइंस ये भी कहता है कि एवरी सेकंड हमारे बुरे वाले सेल्स मर रहे हैं, नए वाले सेल्स बन रहे हैं। सही बात है। लेकिन अभी इस सेकंड पे नए सेल्स अच्छे बनेंगे, हेल्दी वाले, या अनहेल्दी बनेंगे, वो क्या डिसाइड करता है? वो इस पल के हमारे विचार और इमोशंस डिसाइड करते हैं। तो अगर इस पल में विचार अच्छे हैं और इमोशंस भी सही है ना, हैप्पी वाले, तो ऑटोमेटिकली हेल्दी सेल्स बनते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, आपकी भी जो स्टोरी है, अभी आपने बताया वो डॉक्टर, ये सारी जो चीज़ें हुई, न्यूज़ मिली, उसके बाद आपका क्या इमोशंस था, उसके ऊपर फिर क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या स्टेप्स लिया अपनी लाइफ को और बेटर डायरेक्शन में डालने के लिए? जब डॉक्टर को सुनकर मैं बाहर निकला, तो मैं गाड़ी में अकेला था। जब तक मैं अपने घर तक जा रहा था, शायद आधे घंटे का रास्ता था, उसमें मैंने फुल म्यूज़िक ऑन किया, अच्छा। और मैं जितना दुखी होना चाहता था, रोना चाहता था, और ऊपर वाले से जितनी शिकायत करना चाहता था, मैंने तभी कर ली। बस वो 30 मिनट आखिरी थी उस सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद ना मैंने उसको दुख जताया, शोक जताया, ना कभी मैं रोया। अच्छा। फिर वहाँ से बाहर निकल के खाली होने के बाद एक ही सवाल था, व्हाट नेक्स्ट? इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए मैं कर क्या सकता हूँ? मेरे कंट्रोल में क्या है? एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि देखो, दुखी होना या रोना बुरा नहीं है, रोते रहना बुरा है। सही बात है। तो भाई जो है एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके अब इसका सोल्यूशन फिगर आउट करना शुरू करो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस 80% प्रॉब्लम के ऊपर है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस है तो प्रॉब्लम ही बढ़ने वाला है। मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया सोल्यूशन के ऊपर, और सोल्यूशन के ऊपर शिफ्ट करने के बाद मैंने न्यूट्रिशन के साइंस को पहले समझा। बिकॉज मैंने ये देखा कि हम एक्सरसाइज तो हफ्ते में 7 दिन कर सकते हैं, बट खाना हफ्ते में 21 बार खाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। सही बात। तो पहला पावर फूड का है, आपके ऊपर का। तो फूड को समझ करके मैंने अपने डाइट को चेंज करना शुरू किया। सेकंड थिंग मैंने किया, उसके बाद एक्सरसाइज थी। थर्ड, और वो था इमोशनल बैलेंस, कि भाई ओके, मुझे इस बीमारी या चैलेंज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब तक मुझे पता नहीं था, तब तक तो मैं नेशनल स्टेट टेनिस भी खेल चुका था। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई तुम आधे किलोमीटर दौड़ोगे, और आधे किलोमीटर दौड़ करके तुम्हारी सांसें फूल जाएगी। यार पहले तो नहीं हुआ, अब सलाह सुना फिर रोने लगा है। तो वो उसको मुझे हावी नहीं होने देना है। बिलीफ। यस। सो वो जो पॉजिटिव माइंडसेट है और जो बरसों का अपना पैटर्न बना हुआ है, उसको हमें चालू रखना है और उसको स्ट्रेंथन करना है। मैंने इतना जाना है कि अगर फुटबॉलर्स पैर टूट जाए, उसके बाद जुड़वा के वापस फुटबॉल खेल लेते हैं, तो आज हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है कि अगर आपका माइंडसेट सही और आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो कुछ भी ठीक किया जा सकता है। और फिर मैंने जो डॉक्टर्स ने मना किया था, वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाया और गोल ये सेट किया कि ये सब कुछ करना है। अच्छा। उसके बाद मैंने मैराथन भी कंप्लीट किया। मुझे 10 किलो उठाने के लिए मना किया गया था। उसके बाद 100 किलो का बेंच प्रेस भी मारा है, 120 किलो का डेडलिफ्ट भी किया और 120 किलो का स्क्वाट भी मारा है। ये सब मना था। मुझे मना किया गया था एनीथिंग जो मेरी हार्ट को प्रेशर दे सकता है और सांसें फुला सकता है, मुझे नहीं करना है। और फिर मेरे लिस्ट में आया स्काई डाइविंग। अच्छा। क्योंकि अब स्काई डाइविंग में तो जब आप चलते हुए प्लेन से कूदते हैं पैराशूट लेके, तो आपके हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता ना। सो एक्चुअली दुनिया का सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है ये, और सबसे ज़्यादा प्रेशर वो देता है आपको। एंड आज शायद पब्लिक फोरम में मैं पहली बार ये कह रहा हूँ, मैंने जब पहला फॉर्म अपना स्काई डाइविंग का भरा था, सीखने जब मैं गया था, उसमें सारा झूठ लिखा था मैंने। क्योंकि अगर मैंने सच लिखा होता मेरी हार्ट की कंडीशन का, तो मुझे कभी स्काई डाइविंग करने ही ना देते। एंड स्काई डाइविंग मैंने इसलिए सिर्फ किया क्योंकि वो मेरी एक पॉजिटिव जिद थी कि जो मना किया गया है उसके लिए मैं अपने आप को ट्रेन करना चाहता हूँ, मेरे बॉडी को प्रिपेयर करना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। मैंने रातों रात नहीं किया, मुझे 6 साल लगे अपनी फिटनेस को उस लेवल पर पहुँचाने में। 6 साल काम किया। यस। और उसके बाद मेरा हार्ट
उस लेवल पर पहुंचा जहां पर मैं उस प्रेशर को झेल सकता था। और अब तो ऑलमोस्ट 300 स्काई डाइविंग के जंप हो चुके हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को भी करवा दिया है। और एवरेस्ट बेस कैंप जाने का मन भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लो है। तो उस लो ऑक्सीजन में क्या मैं फंक्शन कर पा रहा हूँ या नहीं, वो भी मैं देखना चाह रहा था। और अपने 4 ऐसे दोस्तों को लेकर गया था, तो झट्टे कट्टे जिम विम वाले थे कि कहा कि भाई अगर उठा के वापस लाना पड़े तो ला देंगे। लेकिन नहीं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। ये थोड़ा बहुत मुझे डेविड गॉगिन्स की भी याद आ रही कहानी। डेविड गॉगिन्स पे आपको पता ही होगा, वो 100 माइल्स, उन्होंने कई सारे ट्रायथलॉन्स भागे हैं, उन्होंने मतलब नेवी सील ट्रेनिंग करी है, उन्होंने जितनी भी अलग अलग एयरफोर्स ट्रेनिंग, 3 टाइप की जो ट्रेनिंग होती है वो सब चीज़ें उन्होंने करी। और उनका भी बहुत टाइम बाद मालूम पड़ा कि उनके दिल में छेद है या फिर ऐसी कुछ इशू था जो आपसे थोड़ा बहुत मुझे रिलेटेड लग रहा है। डॉक्टर्स ने बोल दिया ये सब चीज़ तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, आप कभी भी मर सकते थे, जो चीज़ें कर ली। बट उन्होंने फिर भी कंटिन्यू रखा, उन्होंने वापस से करना चालू किया, वो सही हुए। मतलब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट कुछ इंजरीज आ गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके बाद भी फिर उन्होंने वो करते रहते हैं और आज भी करते रहते हैं। इसलिए आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन पूरी दुनिया के लिए वो बने। वैसे ही आई थिंक सेम स्टोरी आपकी लग रही है, पूरा सेम। मुझे पता नहीं था पहले, आज मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसा पता चला कि ये सारी चीज़ें तो आपने भी कर लिया। और उसके पीछे का रीज़न मुझे लगता है लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और इसलिए मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आज जहाँ पर मैं पहुँचा तो मैंने भी अपना करियर माइनस से कर्जे से शुरू किया था। अच्छा, मेरे पिताजी ने मुझे 22 लाख का कर्जा दिया था 17 साल की उम्र पे, जहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था। उस ज़माने का 22 लाख आज के मुताबिक 80-1 लाख करोड़ के बराबर हो सकता है। अभी तब से लेकर अभी तक मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने ना अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 18 साल की उम्र पे, 50,000 रुपयों से शुरुआत हुई थी। बट वो जाने अनजाने में हो गया, तब उतनी समझ नहीं थी। और धीरे 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 वो इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो SIP के मॉडल में कोई थे, कोई इंश्योरेंस के माध्यम से थे, मेडिक्लेम्स जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, और रियल एस्टेट, क्योंकि सबसे पहले तो हम बेघर थे तो घर ही बनाना था। हाँ, और वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। बट मैंने ये देखा कि मैं कोई भी बिजनेस से जितना पैसा कमाया ना, उससे ज़्यादा तो जीशान भाई मुझे पैसा, मेरा जो वो प्रॉपर्टी था, उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि यार ये 6 साल में जब वो घर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें जो ग्रोथ मुझे मिला है उतना तो मैंने बिजनेस में कमाया ही नहीं है। और वो इतनी अच्छी समझ मुझे मिल गई तब, ये बात होगी 2007-8 के आजू बाजू की। अच्छा, ओके। तो तब से लेकर अभी तक मैंने मेक श्योर किया कि अब मैं पहले ये डिसाइड करूं कि मैं जो भी हर महीने कमा रहा हूं ना, उसमें से मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, खर्चे बाद में। आज जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पे कभी देखते हैं, और अगर वो ये देखे कि भी कोई 5 स्टार होटल में मैं रुक रहा हूँ, या फिर कोई BMW या मर्सिडीज चला रहा हूँ, या लोग ये भी देखते हैं कि बिजनेस क्लास में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पीपल थिंक ये बंदा फ्लॉन्ट कर रहा है। बट फैक्ट ये है कि अब मेरे इन्वेस्टमेंट्स को 18 साल हो चुके हैं। आई एम 37 राइट नाउ, 18 पे शुरू किया था। तो अभी आप अगर हर महीने 10,000 रुपये भी कभी डाले होते ना कोई सही जगह पे, और 18 साल से उसे मल्टीप्लाई करो तो कंपाउंडिंग में किधर पहुंच जाता है। तो द लाइफ विच आई एम लिविंग टुडे, मैं ये कहूँगा कि वो इन्वेस्टमेंट का सिर्फ इंटरेस्ट है, उसमें मेरी लाइफ मैनेज हो रही है। जो आज कमा रहे या जो कर रहे वो तो बोनस है, वो सब एक्स्ट्रा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना ज़रूरी है। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बुक जो मैंने इसके ऊपर पढ़ी थी वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था पे योरसेल्फ फर्स्ट का। और कई सारे लोग आज भी ये चीज़ नहीं करते हैं। मैंने भी वहीं से सीख के करना चालू करी कि नहीं, जब भी आपकी इनकम आती है ना, पहले एक अमाउंट निकाल के उसको इन्वेस्टमेंट में करना चालू कर दो। इट कैन बी एज सिंपल एज SIP। तो मैं तो मतलब सिंपल ही रखता हूँ। मैं ज़्यादा अगेन इतना नंबर्स में जैसे आपने बताया मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, बट इतना कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है कि इतना % लेके मे बी Yes. इन्वेस्टमेंट करते रहो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।